घर पे कोई देखता है कि कोई रिकॉर्डिंग हो रही है वास्तव में कि नहीं होती? होती है रिकॉर्डिंग? ओ पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलते हैं सारे? फिर ठीक। गड़बड़ हो तो बताना भाई, अगले साल 20,000 करने हैं भाई। हाँ इसलिए, हाँ इसलिए इस साल मेहनत ज्यादा करनी है ईमानदारी से। चलो हाईएस्ट सिलेक्शन देने हैं इस साल पूरे दम लगा के, बढ़िया सिलेक्शन देंगे अच्छी रैंक के साथ तो मजा आ जाएगा। चलो सिलेबस डॉट 20 से 25 फरवरी तक खत्म हो जाएगा। पूरा मार्च पूरा अप्रैल केवल चलेंगे रिवीजन और माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, सेमी मेजर टेस्ट। तो 25 से 28 फरवरी तक चलेगा। पूरा शेड्यूल्ड है, सबके नंबर ऑफ लेक्चर्स, कब कौन सा टीचर इन होगा, उसका सिलेबस खत्म होके दूसरा कौन कब आएगा, पूरा उसे बोलते हैं प्लानर। पूरा सेट है, ठीक है। ठीक है। और नंबर ऑफ लेक्चर्स कब कौन सा चैप्टर खत्म होगा कौन से लेक्चर में, तो बिल्कुल अपन 25 से 28 फरवरी तक पूरा सेट कर लेंगे। उसमें हमने 8 से 10 दिन ज्यादा लिए, इन केस ऊपर नीचे कोई छुट्टी हो जाती है या कुछ गड़बड़ होता है तो 7-8 दिन का एक गैप लेते हैं बफर, ताकि हम अपने 25 से 28 फरवरी तक पूरा कर लेंगे। मेन रिवीजन का खेल है सारा का सारा। आप जितना रिवीजन करेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, उतना वो पेपर में जल्दी रिकॉल होगा। इंपॉर्टेंट है रिकॉल, जिसे बोलते हैं रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम समझते हैं आप, कि किसी चीज को देख हम तुरंत कितना वापस से फटाफट रिएक्ट कर सकते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो जितना रिएक्शन टाइम कम होगा उतना हम ज्यादा सफल हो पाएंगे, क्योंकि पेपर आप यकीन मानिए कठिन नहीं आता, पेपर बहुत आसान आता है। बस हमें स्पीड और एक्यूरेसी के साथ तालमेल बैठाना है, स्पीड भी बढ़ानी है और एक्यूरेसी भी आनी चाहिए। तो घर पर जब आप पढ़े ना, पहली बार में तो कोई दिक्कत नहीं, पर अब जैसे दूसरी बार इलेक्ट्रो पढ़ना है तो फिर अब टाइमर लगा के करिए सवाल। भले ही आपसे 4 सही हो 2 गलत हो जो छोड़ने पड़े, पर टाइमर से क्या होता है हम थोड़ा सा क्या अपने आप को बांध पाते हैं। पहली बार नहीं लगाना चाहिए। अब जैसे मैं मैग्नेट शुरू करूंगा तो आप सोचो मैं पहली बार ही बायो सवर्ट लॉ में टाइमर लगा के करूं, संभव ही नहीं है। आज तक अपन ने बायो सवर्ट लॉ कभी समझा नहीं, उसकी डायरेक्शन अपने दिमाग में आई नहीं है, तो फिर अभी टाइमर लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो पहली बार तो समझ में आएगा, जब दूसरी बार करेंगे तब उसको क्या लगाना चाहिए, टाइमर। पहली बार तो एडवाइजेबल ये है कि आप रिलैक्स होकर समझ के कर लें, एक बार आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर जब वो रिवीजन के मोड में आएगा तब आप उसको एक निश्चित समय के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। और सभी को एक ही बात एडवाइजेबल है, और रोज पढ़िए, रोज पढ़िए, छोटे छोटे स्टेप उठाइए, बस यही समझाना चाहते हैं। कंपेयर मत करिए, खुद की खुद से फाइट करिए। रोज अगला दिन अपना पिछले दिन से इम्प्रूवमेंट वाला जाना चाहिए। गलतियां सबसे होती हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लास्ट ईयर पढ़ा, काफी बच्चों ने पढ़ाई भी करी, कई बच्चों की, हमारे 2-3 अच्छे टॉपर बच्चों की लास्ट मोमेंट पर तबीयत खराब हो गई, तो वो भी बड़ा दुखदाई होता है। तो ये कुछ हमारे बस में नहीं होता है ना। कई किसी की ओमर, एक बच्चे की है, उसके बायो में 340-350 नंबर है। बच्चन शर्मा सर हैं बायो के, उनके पास उन्होंने मुझे दिखाई थी कि सर उसके 350 नंबर है, पर फिजिक्स में एक सवाल गलत बढ़ने से उसके अगले 30 सवाल पूरे के पूरे गड़बड़ हो गए, और बायो में 350 है उसके। तो ये सब छोटी छोटी बातें ना, इसमें लापरवाही भी कह सकते हैं, एग्जाम फोबिया, एग्जाम टेम्परामेंट, सब कुछ है। तो ये अपने कंट्रोल में नहीं है। अपने कंट्रोल में क्या है भैया, पढ़ाई करना, अच्छी तरीके से चीजों को डिसिप्लिन तरीके से पढ़ना, और सारे पेपर देना। एग्जाम टेम्परामेंट को सही करने का एक ही तरीका है, उस माहौल में बार बार जाओ। जितनी बार उस माहौल में घुसोगे उतना आपका एग्जाम टेम्परामेंट सही होता जाएगा। आपको, कई बच्चे कहते हैं मैं क्वेश्चन देखकर ब्लैकआउट हो जाता है, हो जाता है, इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। हो जाता है कि यार सवाल देखे 3-4 सवाल नहीं आए, सर एकदम से ऐसा लगता है कि भाई कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये सब संभव है, किसी के साथ कभी भी हो सकता है। तो इसका एक ही कोई, इसकी कोई हल किताब में तो है नहीं, कोई इसका सूत्र है नहीं, इसका केवल एक ही है, उस माहौल में हमें बार बार अपने आप को ले जाना चाहिए, और काम होकर शांत रहकर अपन को पेपर देना है। हड़बड़ी नहीं मचानी चाहिए, हड़बड़ी से कुछ भी नहीं होता। आप ईमानदारी से पेपर आपने दिया, आप बताइए क्या आप पूरे 3 घंटे में पूरा पेपर पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए? सब पढ़ लेते हैं जिसने ईमानदारी से पढ़ाई करी है।
समय कम नहीं रहता। अपन को लगता है कि बहुत तेज 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 करना है, या आप जबरदस्ती अपने दिमाग को कमांड भेजते हो, पर ऐसा कमांड भेजने की जरूरत ही नहीं है। बहुत अगर आप तरीके से करोगे तो भी पेपर हो जाता है। जो लोगों ने जिन्होंने साल भर पढ़ाई करी है, हम इतने बच्चों से बात करते हैं, वो ऐसा नहीं कहते कि सर मैं 3 घंटे में हम पेपर ही नहीं पढ़ पाए। ऐसा नहीं होता। 2 घंटा 30 मिनट से 2 घंटे 45 मिनट के अंदर एक सामान्य बच्चा जिसने साल भर ईमानदारी से पढ़ाई करी है, वो कहता है सर मैं 2 घंटे 45 मिनट तक पूरा पेपर रीड कर लेता हूँ, जितना मुझे आता है वो मेरा सॉल्व हो जाता है। सच बात तो यही है। बस, तो फिर अपन को हड़बड़ी मचानी ही क्यों? धैर्य पूर्वक करिए, दिमाग को काम रखिए, घर से सोच के जाइए, मुझे हड़बड़ी नहीं मचानी है। आप 4-5 बार मैसेज भेजोगे दिमाग को, तो वैसा ट्रीटमेंट भी करेगा। 5-6 बार घर से आओ तो सोचते आओ, अपन को हड़बड़ी नहीं मचानी है, लापरवाही नहीं करनी है, आराम से पेपर करना है। ये पेपर ही मुझे एक छोटा छोटा स्टेप है जो मुझे अपने सफलता की ओर ले जाएगा। बाकी सब आप अच्छे हैं। हम भी पूरी मास्टर प्रो 1 और 2 में जान लगा रहे हैं कि हमारे पास 4 बैच हैं, तो बहुत बढ़िया बच्चे हैं इसमें। 550, 600, 610, 620 सब तरह के हैं। आपके 250, 300 है तो आपको परेशान नहीं होना। अपन को फाइट मार के आगे आना है, कोई टेंशन नहीं। हम तो बिल्कुल बेसिक से सारी बातें बता रहे हैं और ऐसे ही बताते रहेंगे, पर आपको धीरे 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 अपना इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है? तो खूब खुश रह के पढ़ाई करिए, अच्छी अच्छी बातें करिए, अच्छा माहौल रखिए, तो अपन चीजों को आगे बढ़ा पाएंगे। मजा आएगा पढ़ने में। बहुत लंबा दौड़ना है, अच्छे से दौड़ना है। चलो आगे कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। हैंग डालिए। स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप ऑफ द कर्व। अब ये ऐसी बात है जो ना पूरी फिजिक्स में आपके साथ चलेगी, तो इसको एक बार बढ़िया समझ के चल लो। सबसे पहले देखते ही मुझे स्लोप का साइन लगाना आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। काइनेमेटिक्स में हर चैप्टर में ये इतना काम आता है। आपको सबसे पहले साइन लगाना आना चाहिए। अब देखो साइन कैसे लगाते हैं। ये आपके सामने 5 स्ट्रेट लाइन है। स्लोप आते ही बेटे दिमाग में आना चाहिए टेन थीटा। स्लोप आते ही दिमाग में आना चाहिए टेन थीटा। और यदि कर्व वाई और एक्स में है तो आना चाहिए डी वाई बाय डी एक्स। ये मिनिमम जानकारी है जो आप सबको पता होनी चाहिए। स्लोप बोले तो टेन थीटा, बोले तो डी वाई बाय, बशर्ते कर्व किस में होना चाहिए, वाई और एक्स में। अब एंगल देखिए आप बिंदास, पॉजिटिव एक्स के साथ, ये एक्स है। बताओ एक्यूट या ऑब्ट्यूस? ऑब्ट्यूस। बोलते ही ऑब्ट्यूस एंगल है। आशीष सर एम क्या होगा? नेगेटिव। ऑब्ट्यूस है, एम क्या होगा? नेगेटिव। एक्यूट है, एम क्या होगा? पॉजिटिव। एक्यूट है, एम क्या होगा? पॉजिटिव। ऑब्ट्यूस है, एम क्या होगा? नेगेटिव। क्यों सर ऑब्ट्यूस में आशीष सर एम नेगेटिव क्यों हो जाता है? अरे अपने वो बचपन वाली बात, ए एस टी सी। पहला क्वाड्रेंट होता है 0 से 90 डिग्री, दूसरा होता है 90 से 180। दूसरे क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, तो टेन क्या हो गया? नेगेटिव। एक्यूट एंगल की परिभाषा बता दो। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच वाला एक्यूट कहलाता है, 90 से 180 के बीच वाला क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूस। बोलो सही बात है क्या? लिखना शुरू करिए। लाइन देखते ही अपन को पता चलना चाहिए पॉजिटिव एक्स के साथ जो एंगल बनाती है वो थीटा है, तो स्लोप कहलाता है टेन थीटा। तो सबसे पहले लाइन देखकर आपको पता लगना चाहिए कि एंगल क्या है। थोड़ा हाथ तेज चलाएं फटाफट, साथ साथ लिखते जाएं। जब टीचर बना रहा होता है
तभी अपन को पेन चला लेना चाहिए होशियारी से। तो जब बोलना चालू किया तब अपन समझ रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले पूरा लिखें फिर हम लिखेंगे। थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी को और सेट करो कि जब बोर्ड भर रहे हो उसी समय अपन भी फटाफट फटाफट लिख लो। सही है कि नहीं? तो स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। थीटा बोले तो पॉजिटिव एक्स के साथ बनाया गया एंगल। अगर थीटा एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव, ऑब्ट्यूस है तो स्लोप नेगेटिव। अब इसका फिजिक्स में क्या यूज है वो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट कर दूं क्या? चलो, आपको देखते ही अब पता चलना चाहिए कि ना, जैसे आशीष सर आपने बता दिया, यदि कर्व वाई एक्स में है तो किसी बिंदु पे स्लोप क्या देगी? डी वाई बाय डी एक्स। सोचिए, अगर कर्व मोमेंटम और टाइम में है, अगर कर्व चार्ज वर्सेस टाइम में है, अगर कर्व वेलोसिटी वर्सेस टाइम में है, क्या देगा वो अलग बात है, वो तो आपको चैप्टर सिखाएगा। मैं तो आपको स्लोप सिखा रहा हूं। दिमाग को सीधा मैसेज भेजिए। यदि कर्व वाई और एक्स में है तो स्लोप क्या देता है? डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई वाला ऊपर, एक्स वाला, इसका स्लोप कोशिश करो y वाला ऊपर dp अपॉन dt। ये क्या देगा वो एनएलएम बताएगा, न्यूटन सेकंड लो, मुझे नहीं पता। इसका स्लोप बताइए, इसका स्लोप बताइए। y वाला ऊपर, x वाला dq बाय dt। इसका स्लोप क्या देगा? dv बाय dt। तो ये बात समझाइए कि यदि कर्व y और x में है, यदि कर्व y और x में है तो स्लोप क्या देता है? dy बाय dx। अगर कल को कर्व यहां पोटेंशियल है और यहाँ x है तो बताओ इसका स्लोप क्या देगा? डी वी बाय डी एक्स। तो इफ अ कर्व इज ड्रॉन बिटवीन y एंड x तो स्लोप सीधा याद करिए dv बाय dx। कल को अगर मोमेंटम टाइम में आएगा तो आशीष सर dp बाय dt। अगर कल को वेलोसिटी टाइम में आएगा dv बाय dt। इस तरह से अपन को शानदार याद होना चाहिए, तो अपन को धीरे धीरे स्लोप समझ में आएगा। स्लोप का साइन लिखना आना चाहिए। लाइन देखते ही आप स्लोप का साइन लिखो, तब मजा है। बढ़े आगे। अब अब इसको जोड़ो अपन फिजिक्स से। फिजिक्स से जोड़ते हैं तब मजा आएगा। अब इसको फिजिक्स से जोड़ता हूं। अब मैं आ जाता हूं अपने इलेक्ट्रो में। अब जरा सोचो, मुझे याद है E बराबर होता है माइनस डीवी बाय डी एक्स। अब खुद सोचो, ये dv बाय dx क्या है? माइनस साइन तो आ रहा है फिजिक्स के फॉर्मूले का, उसमें मेरा बस नहीं चल रहा, तो माइनस तो है ही। dv बाय dx क्या है? स्लोप ऑफ पोटेंशियल एक्स कर्व। क्या ये बात क्लियर है क्या? स्लोप ऑफ पोटेंशियल एक्स कर्व। थोड़ा सा मैं आपको मैकेनिक्स में ले चलता हूं। मान लो डब्ल्यू बी में फॉर्मूला है एफ बराबर माइनस डी यू बाय डी एक्स। तो माइनस साइन पे मेरा बस नहीं है, पर मैं डी यू बाय डी एक्स को तो बोल सकता हूं ना। ये क्या है? स्लोप रही होगी आशीष सर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स कर्व। बातों को आप समझिए, बहुत काम आता है ये। तो डीवी बाय डी एक्स देखा, अरे यार ये तो स्लोप है, और फिजिक्स कह रही है उस स्लोप के आगे भी क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। तो आंसर आ जाएगा। अब देखो गलती क्या होती है, क्या गलती बच्चा करके आ जाता है वो देखना। ये वी एक्स कर्व है, बनाते जाइए पहले।
सामान्य सोच, सामान्य सोच क्या कहती है यार, x बराबर 4 पे सोचा है। अब बच्चे तो कई तुम्हारे यहीं अटक जाते हैं यार, 4 पर यहाँ वाली वैल्यू तो है ही नहीं। एक सामान्य सोच आता है, हम भी पढ़ते थे, हम भी यही सोचते थे यार 4 होगा तो 4 ही देखूंगा भाई, 4 पे तो कुछ है ही नहीं। तो पीछे फिजिक्स क्या है वो देखिए, पीछे फिजिक्स क्या कहती है, 3 से लेकर 5 तक इस लाइन की स्लोप कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट रहती है, कर्व की स्लोप बदलती रहती है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहती है। इनफैक्ट वो 4 पे ना पूछकर 3.5 पे पूछता, 4.2 पे पूछता, 4.8 पे पूछता, सब जगह उत्तर सेम आता। ये छोटे छोटे सवाल हैं जो घर पे परेशान करते हैं, अरे यार 4 तो है ही नहीं, 4 लगा भी देते हो तो यहाँ वैल्यू नहीं है। अच्छा शब्द बोलो, 3 से लेकर 5 तक जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। तो वो 4 पे पूछे, 3.5 पे पूछे, 4.2 पे पूछे, 4.8 पे पूछे, सभी पे उत्तर सेम आएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? अब देखना कैसे करना है। सबसे पहले तो मैंने फिजिक्स लगाई, क्या गलती होगी, प्लस माइनस में गलती होगी, इसलिए थोड़ा आंखें खोलना। ये तो लगाई मैंने फिजिक्स। फिजिक्स क्या कहती है, ई बराबर माइनस ऑफ स्लोप, ये माइनस स्लोप, इस लाइन का स्लोप देखते ही बताइए नेगेटिव, नेगेटिव। ये देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ये सिखाया कि लाइन का स्लोप देखते ही होना चाहिए। ये लाइन है, ये लाइन कैसा एंगल, ऑब्ट्यूज, तो ये साइन लगाया माइनस। ये माइनस क्यों आया बोलिए, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल था। अब स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, टेन थीटा परपेंडिकुलर बताइए 10, बेस बताइए 5 - 3 2, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो परपेंडिकुलर बताइए 10, बेस बताइए 2, आंसर आएगा +5। भैया वो दोनों ऑप्शन देगा, 5 भी देगा गुरुजी, -5 भी देगा। तो आप समझो बाहर वाला माइनस क्यों है, बोलो मुंह खोलो। बाहर वाला माइनस तो फिजिक्स के फॉर्मूले का है, और अंदर वाला माइनस क्यों आया, वो स्लोप का माइनस आया। आपको लाइन देखकर सबसे पहले स्लोप का साइन लगाना आना चाहिए। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप नेगेटिव है, माइनस लगा दिया। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या बात क्लियर है क्या? ये काम का है तो अच्छे से लिखिएगा, आंसर +5 आएगा, -5 नहीं होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए। इस पे एक सवाल हमारी ईएलपी में है, पोटेंशियल और एक्स दे रखा है, तेज बोलिए। 3 पे पूछे, बिल्कुल 3 से 5 के बीच में यही रहेगा, 3 पे कभी पूछेगा नहीं, क्योंकि 3 पे तो क्या हो रहा है, कर्व की वैल्यू चेंज हो रही है। तो 3 से पहले और 3 के बाद पूछता है हमेशा, क्योंकि 3 पे तो बच्चा वहां से भी काउंट कर सकता है। क्या बात क्लियर हुई? चलो, तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब हेडिंग डालिए, हाउ टू राइट, हाउ टू राइट पोटेंशियल फॉर कंडक्टिंग स्फीयर। अब मैं सवाल करा रहा हूं वाले कॉन्सेंट्रिक शेल वाले, एक के अंदर एक, बाहर वाले की अर्थिंग कर दी, अंदर वाले की अर्थिंग कर दी, दोनों को तार से जोड़ दिया, वो वाले सवाल कर रहे हैं। तो बड़े पॉपुलर हैं, बड़े फेमस हैं, हर जगह वो दे रखे होते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से अपन समझते हैं, बहुत अच्छे से प्यार से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको कंडक्टिंग स्फीयर के फॉर्मूले याद होने चाहिए। कंडक्टिंग में तो ये बताइए, चार्ज कहाँ रिजाइड करता है, सरफेस पे। इसके फॉर्मूले पोटेंशियल एकदम रटे होने चाहिए। इनसाइड, अगर बिंदु इनसाइड है जीरो नहीं होगा, सरफेस कहीं भी हो, के क्यू बाय आर मत बोलो, के क्यू बाय रेडियस, बहुत अच्छा काम करेगा, दिमाग में बैठा लो। कंडक्टिंग स्फीयर के लिए अंदर पूछे, सरफेस पे पूछे,
के क्यू बाय रेडियस, और बाहर पूछे के क्यू बाय सेंटर से दूरी, के क्यू बाय सेंटर से दूरी। इससे मेरा अगला 1 घंटा बहुत बढ़िया निकल जाएगा। ये अपन को शानदार याद होना चाहिए। एकदम दिमाग में इसको बैठा लो तसल्ली से। कंडक्टिंग स्फीयर, जो भी चार्ज देंगे वो उसके सरफेस पर रिजाइड करेगा। पोटेंशियल अंदर जीरो नहीं होता, अंदर कांस्टेंट होता है, सरफेस के बराबर होता है। के क्यू बाय रेडियस, आर आर का नाटक हटाओ, आर आर से परेशान हो गो, सीधा याद करो ना, के क्यू बाय रेडियस, और बाहर वाले बिंदुओं के लिए के क्यू बाय सेंटर से दूरी। ये एकदम शानदार याद होना चाहिए। ठीक है साहब, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ चिपका देता हूँ, ताकि नकल में अपन को आसानी रहेगी। ये कोने में पड़ा रहेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लिखें। कोने में लिख दिया, भूल गए तो कोने में से देख सकते हैं। उम्र बढ़ती जा रही है, अब कितना याद कब रह जाए पता नहीं चलता, इसलिए पूरा नकल का जुगाड़ होना चाहिए। लिखें पहला सवाल, आपके लिए कह रहा हूँ, खुद पे हंस, आपके लिए कह रहा हूँ, उम्र बढ़ती जा रही है? चलो लिखो पहला, मुझे तो याद है सारे। लिखें, इन द गिवन सिचुएशन, in the given situation, calculate the potential at point बड़ा A, बड़ा B and बड़ा C. Calculate the potential at point बड़ा A, बड़ा B and बड़ा C. चलो अब अच्छे से 2-3 सवाल देखना, 2-3 सवाल में माहौल सेट होगा, उसके बाद आपको खुद को करने में मजा आने लग जाएगा। ए पे चाहिए, ये r/3 पर है, बी सरफेस पर है और सी है बाहर। अब देखो, आपको सिर्फ ये पहचानना है ए कहाँ है। ए, आप सिर्फ बोलो ए अंदर है, अंदर का फॉर्मूला बोलो, के क्यू बाय रेडियस। r/3 का कोई यूज नहीं है। आपको सबसे पहले ये पता लगाना है उस बिंदु की लोकेशन कहाँ है, सीधा लोकेशन। ए कहाँ है, अंदर, अंदर का फॉर्मूला के क्यू बाय रेडियस, बात खत्म। बी, बी कहाँ है, सरफेस पर। आप मेरे काम करने का अंदाज देखो, मैं कैसे लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं ए अंदर है, अंदर का फॉर्मूला वहां से लिख रहा हूं, के क्यू बाय रेडियस। बी कहाँ है, सरफेस पे, सरफेस का फॉर्मूला लिख रहा हूं, के क्यू बाय रेडियस। इस अंदाज से करोगे कंफ्यूजन होगा ही नहीं। सी, सी कहाँ है, बाहर, बाहर क्या होता है, के क्यू बाय सेंटर से दूरी। मुझे कोई छोटा आर बड़े आर से कोई पंगे ही नहीं है, मैं तो लोकेशन देख रहा हूं भाई, लोकेशन बता, लोकेशन के हिसाब से फॉर्मूला बता दूंगा। अंदर होगा के क्यू बाय रेडियस, सरफेस पे होगा के क्यू बाय रेडियस, बाहर होगा के क्यू बाय सेंटर से दूरी। मुझे r/3 r2 r3 से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए, लोकेशन, लाइव लोकेशन चाहिए उसकी। बोलो हाँ है क्या, अगला करें। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए लिखना था क्या, जल्दी आओ।
चलो, मेरे पास दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं। अब सवाल ये नीट पर आ रहे हैं धीरे धीरे, तो थोड़ा सा गंभीरता बनाइएगा। दो स्फेरिकल शेल्स हैं, दोनों पे चार्ज दे रखा है Q1 Q2, रेडियस है R1 R2, बिंदु ए पे चाहिए, बिंदु बी पे चाहिए। चलो, अब एक बार मुझे और समझाने तो मन से पूरे, फिर आप इसको करने की कोशिश करना। छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब दीजिए। ए पर पोटेंशियल कौन कौन देगा? दोनों, स्फीयर 1 के कारण, स्फीयर 2 के कारण। बता इसमें ओके है क्या? क्या इसमें ओके है? लोकेशन बता, ए की लोकेशन, ए की लोकेशन स्फीयर 1 के लिए बाहर है, और ए की लोकेशन स्फीयर 2 के लिए अंदर है। आप देखो ना, बिंदु ए स्फीयर 1 के लिए तो आउट है, पर स्फीयर 2 के लिए अंदर है बिंदु ए। चलो, अब बाहर लिखते ही फॉर्मूला बोलो, के क्यू, क्यू खुद का बटे बाहर बोले तो सेंटर से दूरी। अंदर बोलो, अंदर बोलो, अंदर में रेडियस, रेडियस किसकी? खुद की, खुद की रेडियस R2। क्या समझ पा रहे हैं क्या? पोटेंशियल लिखना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, घर जाके वापस सोच के लिखना, आ जाएगा। बी पे पोटेंशियल बताओ, कौन कौन देगा? स्फीयर 1 प्लस स्फीयर 2। सोचो, बिंदु बी स्फीयर 1 के लिए कहां है? आउटसाइड, और 2 के लिए कहां है? सरफेस पे। आउटसाइड का फॉर्मूला बोलो, के क्यू बाय सेंटर से दूरी, सेंटर से दूरी R2 है, और उसके लिए सरफेस पर है, सरफेस में तो रेडियस आता है। दोनों में R2 आएगा देखना, दोनों में R2 आएगा देखना। बताइए। अब पोटेंशियल, चलो पहले इतना कर लो। क्लियर हुआ? अगला लिखो, जल्दी नोट करो। अब अगला खुद करना। दो स्फीयर हैं, अंदर वाले पे चार्ज Q1, बाहर वाले पे चार्ज Q2। अंदर वाले की रेडियस छोटा r, बाहर वाले की रेडियस बड़ा r। एक पॉइंट अंदर वाले के सरफेस पर है, एक बाहर वाले के सरफेस पर है। ये स्फीयर 1 है, वो स्फीयर 2 है। अच्छे से करना, यहां से अपन दो कॉन्सेप्ट को सीखेंगे बढ़िया। खुद तसल्ली से करो, गलत सलत चलने दो। बिंदु ए पर चाहिए, बिंदु बी पे चाहिए, तो बंद करो तो पर्दा। आया? चल बता। ए पर, ए पर कौन कौन देगा? स्फीयर 1, 1, अब बड़े बच्चे बनो, 1 कहाँ है? 1 के लिए सरफेस, सरफेस का फॉर्मूला के क्यू बाय रेडियस। यही बिंदु है, बाहर वाले के लिए कहाँ है? इनसाइड, इनसाइड का फॉर्मूला के क्यू बाय रेडियस। देख लो। बी पर बताओ, बी अंदर वाले के लिए कहाँ है? बाहर, बाहर का फॉर्मूला के क्यू बाय सेंटर से दूरी। यही बिंदु बी स्फीयर 2 के लिए सरफेस पर है, सरफेस का फॉर्मूला के क्यू बाय रेडियस। देख लो,
बात फंस रही हो घर जाके वापस सुनना, वीडियो देखकर फिर करना। ये आ गया वी ए बी बी। अब इसमें मुझे चाहिए वी ए माइनस वी बी, कर दो। तो के क्यू वन बाय आर प्लस के क्यू टू बाय आर माइनस के क्यू वन बाय आर माइनस के क्यू टू बाय आर। के क्यू टू से के क्यू टू कटा, वी ए माइनस वी बी के क्यू वन बाय आर माइनस के क्यू वन बाय आर। के कॉमन, आर कॉमन, आर कॉमन नहीं आएगा, चलो छोड़ो, कॉमन लो ही मत फिर। ठीक है, के क्यू वन आ जाएगा। ठीक है, जरूरत ही नहीं, ऐसे लिख दो। अब एक बढ़िया यहां से रिजल्ट काम का है, वो काम की बात सुनो, वो काम की बात सुनो। आईआईटी में आया वैसे ही फिर हमने दो प्रश्न उसके पी में बनाए। देखो, पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो बाहर वाले चार्ज पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, जबकि बाहर तो चार्ज था। पोटेंशियल में तो चार्ज आ रहा था बाहर का, पोटेंशियल में तो आ रहा था, और पोटेंशियल डिफरेंस में बाहर वाले चार्ज के दर्शन ही नहीं हो रहे। तो सवाल कैसा आया साहब जेई में? उन्होंने कहा इफ आउटर स्फीयर को Q2 की जगह -3Q दे दें तो पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बता दो क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। कारण बताइए। पोटेंशियल डिफरेंस बाहर वाले चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। इसने कहा बाहर वाले चार्ज को Q2 की जगह बदलकर -3Q देते हैं, तेरी मर्जी पड़े जो दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बाहर वाले स्फीयर के चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। आंसर क्या है बताइए? नो चेंज। लिख लीजिए, वापिस समझाता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस बाहर वाले स्फीयर के चार्ज पर, पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा हूं, पोटेंशियल तो कर रहा है भाई डिपेंड। देख, पोटेंशियल में तो Q2 के दर्शन हो रहे हैं। कोई चीज रिजल्ट को याद करो तो पूरा समझ के याद करो, आधा अधूरा रटना तो और घातक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस है जो बाहर वाले स्फीयर के चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा। सवाल यही पूछा गया, यदि आप बाहर वाले स्फीयर को Q2 की जगह -3Q दे दें तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या इफेक्ट आएगा? उत्तर है कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बोलो बात सही है क्या? इसी का अगला केस 2 लिखो, ये केस 1 कर दो। ये सवाल फेमस है, इससे हम कई बातें सीख रहे हैं, इससे कई बातें सीखना चाहते हैं। नहीं, सिर्फ मैथ से। आगे बढ़े। अब क्या किया, इसी में हमने दोनों को एक वायर से जोड़ दिया, दोनों को एक वायर से जोड़ दिया। केस 2 करो। अब सोचो, पुरानी बात,
लेक्चर नंबर 1-2 की, जब दो स्फीयर को एक तार से जोड़ देते हैं तो चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो क्या मैं ए का बी के बराबर पोटेंशियल कर सकता हूं क्या? सोच के देखिए, क्योंकि ए इधर है, बी इधर है, तो दोनों का पोटेंशियल क्या कर दिया? सेम। पूछो क्यों किया, बताओ कारण बताओ क्यों किया? क्योंकि वायर से जोड़ दिया, वायर से जोड़ने पर कंडक्शन हो जाएगा, और कंडक्शन में चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब वी ए बीबी की पीछे से नकल मान लो, वी ए कितना था? के क्यू वन बाय आर प्लस के क्यू टू बाय आर। वी बी नकल मारो, के क्यू वन बाय आर के क्यू टू बाय आर, ये कट गया, इसको वहां ले जाओ, के क्यू वन बाय आर माइनस के क्यू वन बाय आर बराबर 0। के बाय आर कॉमन ले लो, क्यू वन एक बड़ा आ रहा है ना, यहाँ यहाँ बड़ा है ना, अब सही है। मैंने लिखने में गलती कर दी क्या? के क्यू वन बाई आर के क्यू टू बाई आर सही है, के क्यू वन बाई आर के क्यू टू बाई आर सही है, के क्यू वन बाई आर के क्यू टू बाई आर सही तो कर रहे हैं? सही है, सही है, सही है। चलो के क्यू वन कॉमन, 1/r माइनस 1/r 0। अब एक मिनट रुकिए और एक खास बात आज सीख के जाइए शनिवार के दिन। देखिए, ये टर्म 0 हो रही है, ये टर्म के 0 नहीं हो सकता, रेडियस 0 नहीं हो सकती, रेडियस तो कुछ होती है। इस एक्सप्रेशन को 0 होने के लिए, 0 होने के लिए Q1 को क्या होना पड़ेगा? 0। इसका मतलब सारा चार्ज कहां फ्लो कर जाएगा? आउटसाइड। ये देख लीजिए आप, अगर दोनों के पोटेंशियल को सेम होना है तो अंदर वाले चार्ज को फाइनली क्या होना पड़ेगा? 0। फाइनली इनर स्फीयर पर चार्ज कितना आ रहा है? 0। फाइनली इनर स्फीयर पे चार्ज कितना हो गया? 0। तो ये पूछा जाता है, अब सीधा याद कर सकते हैं, जब आप दो को किसी तार से जोड़ दोगे तो अंदर का सारा चार्ज कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। बताओ अंतिम स्थिति क्या होगी, कोई बता सकता है? अंतिम स्थिति बाहर हो जाएगा Q1 प्लस Q2, अंदर कितना? 0। लिख लीजिए, सारा का सारा कहां ट्रांसफर हो गया? बाहर। क्या ये बातें क्लियर हैं? तो दो बच्चे कॉन्सेप्ट इस सवाल समझ में आ रहे हैं, पहले आप नोट करिए, फिर इसको रिजल्ट की तरह याद करना है, इतना परीक्षा में करने की जरूरत नहीं होती। पहला रिजल्ट याद करिए, आइए। पोटेंशियल डिफरेंस बाहर वाले चार्ज पर निर्भर, अगर आप बाहर वाले स्फीयर पे चार्ज को बदलोगे उत्तर में कोई फर्क, देखना तसल्ली से, हाँ में मिलाने की जरूरत ही नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस में Q2 आई ही, तो हम तो ये तो लिख रहे हैं बाहर वाले चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। फिर हमने क्या किया? दोनों को जोड़ दिया, दोनों को तार से जोड़ते पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया। हमने सॉल्व किया तो Q1 0 आ रहा है, इसका मतलब अंदर तो बाद में चार्ज बचेगा ही, सारा चार्ज कहां फ्लो कर जाएगा? बाहर। सारा चार्ज, सारा चार्ज इनर से आउटर में फ्लो कर जाएगा। अब ये इसको मुझे बार बार परीक्षा में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी ऐसी सिचुएशन आए बेटे, तो जब भी दो स्फीयर को जो कि कॉन्सेंट्रिक है जोड़ा जा रहा है, तो सारा चार्ज अंदर वाले स्फीयर से कहाँ चला जाएगा बेटे? बाहर वाले पर। फाइनल चित्र जरूर बनाना, अंदर वाले पे 0, बाहर वाले पे Q1 प्लस Q2। सही है? तुम यही रोज क्यों इधर बैठा करो? किसी दोस्ती करी है? तुमने बात नहीं करते हो? किससे, कौन है तुम्हारे दोस्त? बता, कौन वहां पर? बता नाम तो बता, उसका नाम बता। स्नेहा कौन है भाई? स्नेहा
दोस्तों इसकी पक्की बात, किसी से बात ऐसे नहीं है अपन गुमसुम होकर क्लास में बैठे हैं, है ना। अपन को ओपन अप होना पड़ेगा, बात करो आराम से, पूछोगे तभी तो समझ में आएगा, है ना। हाँ, डाउट पूछ सकती है मेरे से। हाँ, हम ऐसे सौतेले नहीं है। हाँ, तो सोचे फिजिक्स वाले मास्टर सौतेले हैं। हाँ, अभी क्या जरूरी है आपको, वैसे भी समझाते हैं पॉजिटिविटी के लिए, दिन में एक बार अपने फैमिली मेंबर से, माता पिता से, भाई बहन से, या आपके चाचा ताऊ मामा किसी के भी लड़के हैं जिनसे आपसे अच्छा आप सोचते हो कि नहीं यार ये अब मैं इनको आइडियल मानता हूँ, इनसे मैं अपनी बातों को शेयर कर सकता हूँ। देखिए बात करने से हम थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, नहीं तो अंदर ही अंदर क्या होता है पढ़ाई को लेकर, बार बार वही नीट एग्जाम प्रेशर, तो इसमें अपन को कोई उलझना नहीं है, इसको एकदम पॉजिटिव माइंडसेट लेके आगे बढ़ना है। किसी बड़े व्यक्ति से बात करते हैं तो एक्सपीरियंस बताते हैं कि बेटा तू पढ़ आराम से, कोई टेंशन नहीं है। माता पिता का रोज पूछना वो उनकी जिम्मेदारी है भाई, वो उनकी केयर है आपके प्रति, उनको पूछना जरूरी है कि भाई वो जानते हैं कि नहीं यार आप लोग आगे बढ़ो, तो उसको अदरवाइज में ना लें, वो उनकी ड्यूटी है। आपकी ड्यूटी पढ़ाई करना है, परेशान नहीं होना है फोन पे, वो एक ही एक बात पूछ रहे हैं, भाई वो आपकी चिंता कर रहे हैं, और कौन पूछ रहा है दिन में, वही पूछ रहे हैं, आप ये भी समझिए। तो उसको पॉजिटिव वे में लीजिए, आप झिल्लाएंगे गुस्सा करेंगे कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। आप उसको हाँ भाई ठीक है जरूरी है, आप भी अपने भाई बहन से, बड़े भाई बहन से, चाचा ताऊ में, फैमिली मेंबर में आप बात करते हैं, उससे हम क्या थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं। अंदर ही अंदर आप नीट परीक्षा एग्जाम, नंबर नहीं आ रहे, एनसीईआरटी, इसमें अपन को ना परेशान नहीं होना है, इसको अपन को पॉजिटिव माइंडसेट लेके जीतना है। आप उलझते जाओगे तो उलझ जाओगे, इसलिए ओपन अप होइए, अंदर अंदर घुटने से कोई फायदा नहीं है। अपने दोस्त से बात करिए, भाई तूने भाई क्या पढ़ाई करी है, किस तरह से अपन चीजों को आगे बढ़ सकते हैं, तभी पॉजिटिव माहौल बनता है। इसलिए सब एक दूसरे की हेल्प करें, तभी मजा है। दो स्फीयर, दो स्फीयर को बहुत शानदार, मेरे से बात कर लिया कर रोज, है ना। तो दोनों को अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो सारा चार्ज कहां से कहां चला जाएगा, अंदर से बाहर। अब इसे बार बार परीक्षा में करना नहीं है, ये 3 से 4 बार दिया हुआ है, कभी मॉड्यूल में मिलेगा, कभी पेपर में आएगा, कभी रेस में आएगा, रेस में क्या है ना। तो चलिए ठीक है, इसको कट करवा दूंगा वीडियो में से, ठीक है लेकर, चलो अगला क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, बस संभालिएगा अपने आप को, लिखें। इन द गिवन सिचुएशन, in the given situation, in the given situation, calculate the calculate the charge on the inner sphere, charge on the inner sphere when it is earthed, when it is earthed। देखिए चलो, अब इस बात को समझना, ये अर्थिंग वाले सवाल हैं, इसका बहुत आसान लॉजिक मैं आपको सिखाता हूं। ये दो स्फीयर हैं, क्यू और 2q चार्ज है। अब सर ये क्या होता है, ये क्या डिजाइन है, इसे बोलते हैं अर्थिंग। अर्थिंग ऑफ कंडक्टर का मतलब होता है इसको किससे जोड़ना, अर्थ से जोड़ना। अर्थ का पोटेंशियल जीरो एज्यूम किया जाता है, तो जब आप किसी कंडक्टर को अर्थ से जोड़ दोगे तो चार्ज इस तरह से फ्लो होगा ताकि इसका पोटेंशियल भी क्या हो जाए, जीरो। तो पहला कॉन्सेप्ट सुनिए, जिस बिंदु पर अर्थिंग हो जाए
वहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। उस कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो। अब अर्थ से चार्ज आ भी सकता है, जा भी सकता है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। अर्थिंग वाले पर हमेशा नया चार्ज मान लें। कितना मान लिया, एक्स। बाहर वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर वाले का अंदर से ना तो कोई कनेक्शन है ना अर्थिंग है। किस पे नया चार्ज मान लिया बताइए, अंदर वाले पर। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जिस स्फीयर की अर्थिंग हो जाए वहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। कारण बताइए, कारण क्या है, अर्थिंग का मतलब है अर्थ से जोड़ना, अर्थ से किसी वायर से जोड़ देना। अभी आप पढ़ के आए हो, जब तो मेटलिक स्फीयर्स को या कंडक्टर स्फीयर्स को वायर से जोड़ देते हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम। अर्थ का पोटेंशियल कितना है, जीरो। अर्थ का पोटेंशियल जीरो है, तो आपने इसको जोड़ दिया। अर्थ से चार्ज का लेन देन इस प्रकार होगा कि इस बिंदु का पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। तो पहली शर्त बताइए, वीपी बराबर जीरो। क्या ये बात क्लियर हो रही है। दूसरा पॉइंट खास है, जिसकी अर्थिंग हो जाए प्यारे उस पर नया चार्ज मान लो, इररेस्पेक्टिव उस पर पहले क्या था, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। पहले क्यों था कोई मतलब नहीं है, नया कितना मान लिया, एक्स। बाहर वाले पे कोई फर्क पड़ा क्या, क्यों नहीं पड़ा, ना तो वो अंदर से कनेक्ट है ना उसकी कोई अर्थिंग है। अब हिंट क्या मिल गया, मुझे पी पर पोटेंशियल लिखना आना चाहिए। जल्दी से बता, पी पर पोटेंशियल कौन कौन देगा, स्फीयर 1 प्लस स्फीयर 2। जल्दी से बोर्ड पे देखना, स्फीयर 1 के लिए कहां है ये, सरफेस पे। सरफेस का फॉर्मूला चुन ला, के क्यू बाय रेडियस, के क्यू बाय रेडियस। स्फीयर 2 के लिए पॉइंट अंदर, अंदर का फॉर्मूला के क्यू बाय रेडियस। जिस दिन आपने ये अच्छा याद कर लिया ना तसल्ली से, आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। 10 बार फंसने से बढ़िया है इसके साथ 15 मिनट बिताएं, ये सवाल लिखना सीखें। ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है। अंदर का फॉर्मूला के क्यू बाय रेडियस, सरफेस का फॉर्मूला के क्यू बाय रेडियस, बाहर का फॉर्मूला के क्यू बाय सेंटर से दूरी। बोलेंगे तब हो पाएगा। जैसे ये वाला अच्छे से बोलना, बिंदु पी स्फीयर 1 के लिए सरफेस पर है। शब्द बोलने में कोई दिक्कत थोड़ी ना हो रही है यार। बिंदु पी स्फीयर 1 के लिए सरफेस पर है, सरफेस का फॉर्मूला के क्यू बाय रेडियस, के क्यू बाय रेडियस। यही बिंदु पी, यही बिंदु पी बड़े वाले स्फीयर के लिए अंदर है, अंदर का फॉर्मूला के क्यू बाय रेडियस। कभी गलती ही नहीं होगी, तुम आर आर में परेशान हो जाओगे। बस ट्रांसफर कर दो, के एक्स बटे आर वन बराबर माइनस के 2Q बटे R2। के से के कटा, एक्स पूछा है -2Q R1/R। 2 से 3 बार आया हुआ है पेपर में सवाल। सबसे बेस्ट तरीका है, जिसकी अर्थिंग हो जाए प्यारे वहां बिंदु का पोटेंशियल जीरो। जिस स्फीयर की अर्थिंग हो जाए वहां पे नया चार्ज क्या मान लो, एक्स। सारे सवाल हल हो जाएंगे। 2-3 और करके दिखा देता हूं, तो आपका कॉन्सेंट्रिक स्फीयर वाले सवालों से डर हटता जाएगा। बोलो, सही बात है। और क्या, वो तो तेरे कब बत्ती जल रही है, जब अपन ने पूरा सॉल्व कर लिया तब अपन सोच पा रहे हैं कि हाँ चार्ज बाहर चला गया, तो अच्छा फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि दोनों एक कंडक्टर बन गए। सही, बिल्कुल सही बात। पर वो तो कब हो रहा है ना, जब वो प्रूफ करके देख लिया। अगर वहां चार्ज रह जाता तो फिर उस स्टेटमेंट का क्या होता, फिर वो स्टेटमेंट अपन बोलते ही नहीं। बढ़े आगे, चलिए अगला करते हैं। जल्दी आओ, फटाफट आओ, धीरे मत लिखो तुम, फटाफट लिखा करो। भाई पूरा लिखने में फायदा क्या, पढ़ना तो वैसे नहीं है। 1-2 लाइन कभी लिख दी, फिर 1-2 लाइन छोड़ दी, रिलैक्स रहा करो। पूरा पूरा तुम लिख रहे हो, घर जाके कॉपी तो खोलती है नहीं, फिर फायदा क्या। नोट तुझे पूरे बनाने हैं दुनिया भर के। चलो बढ़े आगे, अगला।
ये AIPMT में आया, IIT JEE में सवाल आया हुआ है, फेमस है, थोड़ा सा लेंदी है पर कर सकते हैं। 3 स्फीयर है, घबराने का नहीं, मैं कर दूंगा, आप सिर्फ नोट कर लेना। ऐसे नहीं परेशान नहीं, 3 काम कैसे करेंगे, मैं हूं, आप सिर्फ लिख लें। 3 स्फीयर है, A, B और C, 3 रेडियस। अब इस बार चार्ज नहीं है बेटे, चार्ज डेंसिटी है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा, A, B, C। स्फीयर 1, स्फीयर 2, स्फीयर 3। अब यार ये सिग्मा से क्यों परेशान होना, अपने तो आशीष सर सारे फॉर्मूले में क्यू आता है, क्यू आता है, तो पहले सिग्मा को किस में बदल लो, क्यू में बदल लो। कैसे बदलोगी, कैसे होगा बोलो। सिग्मा बराबर चार्ज बटे एरिया, स्फीयर है 4 पाई स्क्वायर R, 4 पाई R स्क्वायर, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या आ गया, सिग्मा गुणा 4 पाई R स्क्वायर। हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ, बहुत बहुत सुंदर। चार्ज बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। अब देखो स्फीयर 1 का लिखना है, मेरी सहायता करें। Q1 स्फीयर 1 कितना है सिग्मा उस पर बता, प्लस सिग्मा, और रेडियस A है तो 4 पाई A स्क्वायर, ये Q1 आ गया। Q2 बताइए क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई B स्क्वायर। Q3 बताइए, प्लस सिग्मा 4 पाई C स्क्वायर। ये क्या किया समझाओ, प्रश्न में सिग्मा दे रखा था, आशीष सर हमने सिग्मा से पहले क्या निकाल लिया, क्यू, क्योंकि अपन को तो फॉर्मूले में के क्यू बाय रेडियस, के क्यू बाय रेडियस, के क्यू बाय रेडियस, तो अपन को तो क्यू चाहिए, प्रश्न में तो सिग्मा दे रखा है, तो अपन ने सिग्मा से पहले ईमानदारी से क्या निकाल लिया, क्यू। बोलो हाँ है। अब आप मुझे बस संभालें, अब आप मुझे क्या करें, तीनों के पोटेंशियल लिख के बताइए, VA, VB और VC। सोच समझ के, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बोलना, ए बिंदु स्फीयर 1 के लिए सरफेस पर, स्फीयर 2 के लिए इनसाइड, स्फीयर 3 के लिए इनसाइड। करोगे ऐसा, एक बार सोचो। और Q को Q1 रखना, बाद में वैल्यू रख देंगे, Q1 Q2 Q3 रख देना, बिल्कुल बगैर बोले सोच के करना, क्योंकि थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। VA चाहिए, VB चाहिए और VC। VA, VB और VC, सोच समझ के। थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये बिंदु कहाँ है, अंदर है के क्यू बाय रेडियस, बाहर है के क्यू बाय सेंटर से दूरी, और जिन्होंने निकाल लिया वो क्यू की वैल्यू भी रख दें। तो पेंसिल से हटा दिया सर, पेंसिल से हटा दिया पूरा, सब साफ चाहिए एकदम। तो फिर पेन से कर, पेंसिल से लिखा कर पूरा, और क्या, वो स्लेट और चौक लेकर आ। हाँ जी,
बात बनी? क्या कहना चाहते हैं? चलो, वी ए मैं लिख रहा हूं, नकल मार लेना। तीन बार आया हुआ है ये, और यही सवाल रिपीट हुआ है। देखना। चलो वी ए बोलो, वी ए। मैं लिख रहा हूं वी ए। तो वी ए, तो ये है यहां का सरफेस, तो के क्यू बाय ए, सही है। और बाहर वालों के लिए तो ये अंदर ही है, तो के क्यू टू बाई बी, के क्यू थ्री बाय सी। वी ए चेक कर लो भाई। वी ए, वी ए, ठीक है। बी बी, स्फीयर वन के लिए तो बाहर है, तो केन सेंटर से दूरी बी। टू का सरफेस है, तो सरफेस है तो रेडियस। और तीन का अंदर है, के क्यू थ्री बाई सी। दो बी एक सी आएगा। सी आउटसाइड है, टू के लिए भी आउटसाइड है, तीन के लिए भी आउटसाइड है। देख लो, घर बैठ के इसको 1 घंटे तसल्ली से करो, सारे प्रश्न हो जाएंगे। अब एक कंडीशन गिवन है, वी ए बराबर वी सी। क्या कंडीशन गिवन है? वी ए बराबर वी सी। ये प्रश्न में दिया गया है, तो रख दो। वी ए बराबर वी सी कर दो। तो वी ए के क्यू वन बाय ए, के क्यू टू बाय बी, के क्यू थ्री बाय सी बराबर के क्यू वन बाय सी, के क्यू टू बाय सी, के क्यू थ्री बाय सी। कुछ कट रहा है क्या? क्या? के क्यू थ्री से के क्यू थ्री, और कुछ? के क्यू वन बाय ए, क्यू टू बाय बी, क्यू वन बाय सी, क्यू टू बाय सी। क्यू वन क्यू टू पुट कर दो, क्यू वन क्यू टू पुट कर दो। क्यू वन क्या था? सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर। क्यू टू था माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर। क्यू वन था प्लस सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर। क्यू टू था माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर। देखो मैं सही कर रहा हूँ क्या? सवाल लंबा ही है, आया हुआ है इसलिए आना चाहिए। 2-3 बार करेंगे तो स्पीड बन जाएगी। अब बताइए, कुछ कैंसिल हो रहा है? 4 पाई सिग्मा सिग्मा 4 पाई सिग्मा क्लियर है। ए से ए कटा, बी से बी कटा, यहाँ क्या बचा? ए, यहाँ माइनस बी, यहाँ सी एलसीएम ले लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए बी सी में रिलेशन, तो क्या आ जाएगा? ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कट गया। सी बराबर आ गया, सी बराबर आ गया ए प्लस बी। यही आंसर है। आया हुआ है इसलिए आना चाहिए। रिपीट नहीं हुआ, बहुत पहले आया था। पर कहीं कोई ऐसा रॉकेट नहीं है जिसमें आप नहीं कर सको, आराम से कर सकते हो। पोटेंशियल निकाला, दोनों को बराबर किया, और पूछा गया था एबीसी में रिलेशन, तो सी बराबर क्या आ गया? ए प्लस बी। उल्टा आ जाए, सी बराबर ए प्लस बी हो तो बताओ, तो वी ए बराबर क्या है? वी सी। उल्टा ज्यादा टफ है, उल्टा ज्यादा टफ है। क्यों? सी अगर ये दे रखा हो, तो आपको सी की वैल्यू को कहाँ रखना पड़ेगा? सभी के पोटेंशियल में रखना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। तो सीधा रिजल्ट याद होना चाहिए, इफ वी ए बराबर वी सी, तो सी बराबर ए प्लस। क्लियर है क्या बात? बराबर नोट डाउन कर लीजिए। एक प्रश्न और करके देखते हैं। तो 2-3 बातों को रिकॉल करो।
एक तो कौन सा, बाहर वाले के चार्ज पर पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड नहीं करता, पहली काम की बात निकल के आई थी। फिर अगर इनर और आउटर को जोड़ दें तो सारा चार्ज आउटर पे शिफ्ट हो जाता है। फिर एक अर्थिंग वाली बात निकल कर आई कि जिस बिंदु पर जिस स्फीयर की अर्थिंग हो जाए वहां पे पोटेंशियल 0 मान लो, और जिसकी अर्थिंग हो जाए वहां पे नया चार्ज x मान लो, सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। इन सभी प्रश्नों को करने के लिए सबसे जरूरी है स्टार्टिंग वाली बात, मुझे हर बिंदु पे पोटेंशियल लिखना आना, और वो एकदम रटा हुआ चाहिए। इनसाइड के क्यू बाय रेडियस, सरफेस के क्यू बाय रेडियस, आउटसाइड के क्यू बाय सेंटर से दूरी। ये शानदार याद होगा तो बात बनेगी। एक प्रश्न और करें, चलो लिखो, जल्दी आए। इस पे चार्ज है Q1, इस पे है Q2, इसकी रेडियस है R, इसकी रेडियस है बड़ा R। बाहर वाले को कर दिया अर्थ, बाहर वाले को कर दिया अर्थ। आपसे पूछा है फाइंड आउट द फाइनल चार्ज ऑन आउटर स्फीयर, फाइंड आउट द फाइनल चार्ज ऑन आउटर स्फीयर। करोगे खुद, सीधा दिमाग में मैसेज डालो, जिसकी अर्थिंग हो जाए वहां पे नया चार्ज मानो, इररेस्पेक्टिव उसमें क्या है, और वहां का पोटेंशियल क्या कर दो 0, अपने आप आएगा भाई। कितना, -Q1 आना ही पड़ेगा। उसका 0 कब होगा पता है, क्योंकि अंदर वाला तो बाहर पे पोटेंशियल देता ही रहेगा। सोच के देखिए, अंदर वाला तो बाहर पे पोटेंशियल देगा ना, कितना देगा, के Q1/R, तो उसका खुद का भी इतना ही नेगेटिव पोटेंशियल होगा, तभी तो 0 हो पाएगा। अगर उल्टा सोचने का प्रयास करें तो आप सोचो, इस बिंदु पर ये चार्ज तो हमेशा ही देगा, इसका तो कोई संबंध ही नहीं है। कितना देगा ये, के Q1/R, तो बाहर वाला इतना का ही इतना किसमें दे, नेगेटिव में, तभी तो वहां का पोटेंशियल क्या होगा 0। अगर आप समझ पा रहे हैं, नहीं तो अपना तो बेसिक तरीका ही, क्या तरीका है बताओ, क्या तरीका है बताओ। इस पे नया चार्ज कितना मान लो x, ये कितना r, ये कितना r, ये Q1, यहां कोई बिंदु मान लो क्या P, बोलो हाँ है। P पे पोटेंशियल कौन कौन देगा, दोनों, स्फीयर 1 और स्फीयर 2। P पे पोटेंशियल 0, स्फीयर 1 के कारण आउटसाइड के Q1/R, के बोलो, क्या x की वैल्यू -Q1 समझ में आ रही है। 2 मिनट नोट कर लो। ये देखो, ये सारे सवाल केवल और केवल स्फीयर स्फीयर के हैं। एक स्फीयर में लिखना सीखो, फिर 2 स्फीयर में लिखना सिखाया, फिर पोटेंशियल डिफरेंस लिखना सिखाया, फिर दोनों को तार से जोड़ना सिखाया, अंदर वाले की अर्थिंग, बाहर वाले की अर्थिंग,
3 शेल वाले सवाल, हर तरह की प्रोफाइल कवर हो गई, आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। अर्थिंग अंदर की हो सकती है, बाहर की हो सकती है। 3 शेल वाला सवाल हो गया, अंदर को बाहर से तार से जोड़ दिया, और पोटेंशियल डिफरेंस में बाहर वाले चार्ज का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये सारे पॉइंट्स मुझे अगर याद हैं तो अपने कॉन्सेंट्रिक शेल वाला सवाल गलत नहीं होगा। बढ़े आगे, चलिए अब ईएलपी निकाल लें। एक बार ईएलपी के सारे करेक्शन डाउट देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ईएलपी नंबर निकालिए 9। ईएलपी नंबर 9। हाँ जी, बताइए। फील्ड लाइन की दिशा में चलने पर पोटेंशियल, तो ए का कम, तो वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। दो आंसर सही है इसमें। जहां भीड़ भड़ाका होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कहां ज्यादा, ए पर। दो आंसर आने चाहिए, दो दे रखे हैं क्या? बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल सही है। 14वें के दो आंसर आ रहे हैं। ईएलपी नंबर 9 कर रहे हैं। 13वां बताइए। 13वां हुआ क्या? 13वां, वर्क डन। कभी भी वर्क डन पूछे, वर्क डन पूछे तो वर्क डन में एक्सटर्नल एजेंट होता है क्यू वी फाइनल माइनस, इस क्यू में भी गड़बड़ होगी। 100 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस। किसी का आंसर आ रहा है? देखो एग्जाम कितना बदमाश है, दोनों दोनों ऑप्शन में प्लस माइनस बराबर वैल्यू लिखी है, क्योंकि प्लस माइनस का खेल है इसमें। शायद ऐसा हमने किया भी था, जेई मेन में आया हुआ है। 12 देखिए, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस विद 2 पॉइंट्स। वर्क दे रखा है और चार्ज दे रखा है, तो अपन करके आ ही रहे हैं। वर्क बराबर क्या होता है, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क कितना है, 2 जूल, और Q कितना, 20 कूलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस 2/20, बोले तो 0.1। बोलो हाँ है क्या? अब आएगा 11वां सवाल, 11वां काम का है। 11वां देखिए। A 5 coulomb charge experience a force of 2000 Newton when moved within 2 points along the field separated by a distance of 2 centimeter। भाई साहब गजब बातें लिखी हुई हैं, अगर आप समझ पाओ। पहली बात तो यूनिफॉर्म फील्ड है, फिर दो बिंदु हैं, और एलोंग है। कुछ कुछ याद आ रहा हो तो डेल्टा वी बराबर ईडी, याद करो। डेल्टा वी बराबर ईडी। ये तभी लगता है जब यूनिफॉर्म फील्ड होती है और डी मेजर किया जाता है इन द डायरेक्शन, लिखा हुआ है 2 पॉइंट्स अलोंग द फील्ड, अलोंग द फील्ड। अब बताइए क्या हो जाएगा, और ई कहां से लाओगे? एफ बराबर क्यू ई, तो ई बराबर एफ बाई क्यू। बहुत ही प्यारा सवाल। क्या पूछा है? पोटेंशियल डिफरेंस, फोर्स कितना है 2000, क्यू कितना है 5, और 2 सेंटीमीटर। तो -2 से कट गया, 40/5, 8 वोल्ट। 8 वोल्ट। सवाल नंबर 11। 10 हुआ क्या? 10 हो गया। मैंने आपको बोला है वर्क डन, वर्क डन अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल। क्लास में सवाल आपको बार बार बताए, क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। आंसर आ रहा है क्या? इन चीजों को बहुत ध्यान से देखना, ऑप्शन देखो कैसे पास पास हैं, प्लस और माइनस, अच्छे से खेलना। नाइन्थ, नाइन्थ हो गया। सभी पर पोटेंशियल सेम रहेगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। वर्क डन 0 हो जाएगा।
आठवां देखो, आठवां बन गया क्या? आठवां देखो, आठवां वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इनिशियल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, और फिर क्या निकाल लो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं सिखाया था, Q इंटू वी, Q इंटू वी, कौन कौन देगा उस बिंदु पर, तीनों चार्ज। किसी का आंसर आया क्या, करके बताऊं क्या, वापस लिख लो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, कभी भी अगर सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन बदलता है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल हमेशा डेल यू के बराबर होता है। लिख लो इस बात को। वर्क डन के सवाल कितने सारे दिए देखो ना, आठवां वर्क डन है, 10, 11, 12, 13, एक सारे सवाल एक जैसे छांटे हुए हैं, ताकि आप एक ही चीज को 4 बार लगा लोगे ना, आपकी वो बात क्लियर हो जाएगी। क्या बात क्लियर है क्या? पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं बताओ, Q इंटू वी। अच्छा, इन्फानाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। डन है, चलो। सातवां दमदार है, अब उसने पूछा है 13 पे। अरे 13 से क्या मतलब है, 12 से 16 ही सेम होगा, 12 से 16 ही सेम होगा। तो पहले तो लगाओ फिजिक्स, फिजिक्स का कहती है माइनस ऑफ स्लोप ऑफ वी एक्स कर्व, फिर माइनस तो फिजिक्स का, स्लोप इस लाइन की, स्लोप इस लाइन की, माइनस एक माइनस और आएगा। अब टेन थीटा लगा दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका कॉरेस्पॉन्ड वैल्यू देखो, यहां कितनी है, यहां 10 और यहां 30, परपेंडिकुलर 20, यहां 12, यहां 16, तो ये 4, तो ये हो गया प्लस का 20/4 प्लस 5। ऑप्शन देखो, पूरे पेपर में ही ऐसे ही है, 10वें सवाल में दोनों एक जैसे आंसर है देखो, 1500 माइनस 1500, इसमें भी दो आंसर है, 5 माइनस 5। 13वें सवाल में भी देखो, एक प्लस एक माइनस है, मतलब हमें इस प्लस माइनस को अलग से विशेष ध्यान देना पड़ेगा। दो माइनस क्यों आए फिर सीख लो, एक माइनस तो है फिजिक्स का, और एक माइनस है बेसिक मैथ्स की स्लोप का, और 13 का कोई मतलब नहीं है, 13, 14, 15, 14.2, 14.5, 12.3, सभी पर आंसर यही आता, 12 से लेके 16 तक। हम क्या सोचते हैं, 13 को पकड़ते हैं, 13 दिख ही नहीं रहा। अरे 12 से 16 वो पूरी स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या रहता है, कांस्टेंट। बोलो आया क्या? अब आओ छठा, छठा हो गया, डेल्टा वी बराबर ईडी में डी हमेशा कौन सा लेते हैं, अलोंग। ठीक है, पांचवा, पांचवा फेमस है, आएगा पेपर में, पेपर में आएगा। तीन कंपोनेंट निकलते हैं इसके, ई एक्स, ई वाई और ई जेड, आना ही है। ये बहुत पॉपुलर प्रोफाइल है, वी से ई और ई से वी। चौथा, चौथा हो गया, तीसरा, तीसरा बताना है, तीसरा, भाई को तीसरा बता देता हूं। तीसरा, ई दे रखा है ए एक्स प्लस बी आई कैप, तो ए की वैल्यू डाल देता हूं 20, और बी की वैल्यू डाल देता हूं 10, ये ई आ गया। अब हम जानते हैं वी बराबर होता है माइनस ई डॉट डी आर, और यहां होता है 1 से 2 जाता हूं तो V2 माइनस V1, तो 1, 1 कौन सा माना है इसने, x बराबर 1 पे V1, तो जब 1 पर है तो V1, और -5 पे आ गए तो, -5 पे आ गए तो V2। ई रख दो, 20x प्लस 10, डी आर को खोलेंगे तो सिर्फ dx बचेगा। अब कर लीजिए, V2 माइनस V1 माइनस 20 x का एक्स स्क्वायर बाय 2, 10 dx का x, तो V2 माइनस V1,
ये 10 हो गया, 10 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब लिमिट रखने में गड़बड़ी होती, कई बच्चों ने नहीं पूछा, आंसर किसी के नहीं आया, पूछते ही नहीं है शर्म के मारे। कोई शर्म मत करो, नहीं आया पूछो। अपर लिमिट 25, 25 और यहाँ -5, माइनस लोअर लोअर 1 + 1, अपर माइनस लोअर करने पड़ेंगे। देखने के बाद तो बहुत ही आसान लगते हैं, देखने के बाद तो हो ही जाते हैं। 25 में से 5 गया 20, 20 में से 2 गया 18, माइनस का 180। अच्छा V1 - V2 पूछा है, हाँ तो प्लस का 180 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, दूसरा हो गया था क्या, वो कल बताया था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। पहला, पहला पक्की बात है, चलो ELP 9 देख लो, 10 मिनट रुक रहा हूं, ELP 9 देख लो, नो करेक्शन, 100% सही है, सारे सवाल काम के हैं, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो नीट में नहीं आ सकता, सब छोटे छोटे सवाल और बहुत ही प्रॉपर अरेंज्ड। पोटेंशियल तो सारे सारे पोटेंशियल के सवाल। मैंने कैसे, हाँ हाँ तो सही है सही है। बढ़े आगे, 9 ओके है क्या, चलो अब एक बार 8 निकाल लो, ELP नंबर 8 देख लेते हैं, करेक्शन है क्या, 8 देख लो। आठ, पहला, दूसरा, दूसरा हो गया, डायरेक्शन बदल जाएगी। तीसरा, दिखने में लग रहा है पर आंसर 0 है, आंसर 0 है। चौथा, पांचवा, 6, 6, 6 अच्छा सवाल है भाई। वो कह रहा है पोटेंशियल दे रखा है 600, 600 का मतलब KQ/R, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 200, बोले तो KQ/R²। याद आया ऐसा सवाल, डिवाइड कर देंगे तो R आ जाएगा, R को पुट कर देंगे तो Q आ जाएगा, स्टार लगा लो, काम का सवाल है। सातवां, वो √2, से दूरी समझ में आ गई है, वो 2 आती है, बता दी थी, ठीक है। सबसे काम का सवाल है भाई 9, 9 बता दिया था क्या, दोनों पार्ट, अरे वाह, एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जाम्पल है, बहुत बेहतरीन। 10वां, 120 दिखावटी है, 120 दिखावटी है, इसका कोई उपयोग नहीं है। 11वां, अब देखो 12 में क्या कह रहा है, 12 में वो कह रहा है R/2, अरे R/2 का मतलब पॉइंट कहां है, इनसाइड, इनसाइड पे पोटेंशियल KQ/रेडियस, KQ/रेडियस, R/2 का कोई मतलब नहीं है। बच्चा परेशान होता है, R/2 का मतलब है कि पॉइंट कहां है, इनसाइड। सवाल 13वां खास है, जल्दबाजी में 13वां मत छोड़ो। 13वें में क्या है, शेल पे तो चार्ज है Q और एक रखा है पॉइंट चार्ज बड़ा Q, और आपसे पूछा है R/2 पे बताओ, तो बताओ R/2 पे कौन कौन देगा, दोनों। तो पॉइंट P पर पॉइंट चार्ज के कारण कितना आएगा, पॉइंट चार्ज के कारण KQ/दूरी, और शेल के कारण, शेल के कारण वो कहां है, इनसाइड, कहां है, इनसाइड। इनसाइड का फॉर्मूला बोलो, KQ/रेडियस। शेल पे चार्ज छोटा क्यों है क्या, ठीक है, बताइए।
अच्छा सवाल है दोनों, बढ़िया। अब देख लीजिए ईएलपी नंबर 8, ईएलपी नंबर 8 कोई करेक्शन नहीं है। 7 देख लो, 7 7 6 करा दी क्या? सब हो गई मतलब। एक 7 में वो आंसर है 24 आ रहा है क्या 54 आ रहा है? 24 आ रहा है। चलो मैंने चेक किया नहीं, एक बार आज कैलकुलेशन चेक करके फिर मैं आपको बताता हूँ कितने लोगों का आ रहा है। एक उसका तो 6000 आ रहा है, मैंने कल शाम को पूछ लिया था, वो तो कंफर्म है। 24 आ रहा है क्या? 24 वाले हाथ खड़ा करो तो। चलो सही। वो हाथ 24 पे खड़ा कर रहा है, कौन सा है? देखो आप गजब लोग हैं। क्या 24 पे हाथ खड़ा करो? हाँ सर। और फिर क्या सर, क्वेश्चन कौन सा है सर? बहुत शानदार, बेहतरीन। सभी को पेपर